हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो गाइस, आज फिर से शुरुआत कर रहे हैं एक और नई कहानी के साथ, दर्द से मोहब्बत भाग 1। तो फ्रेंड, आप लोग इस कहानी को भी अपना ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा। एक प्यारी सी लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 18 साल होगी। वो सड़क पर तेजी से भाग रही थी। भागते भागते वो एक लड़के से टकराई जो अपनी गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ था। उस लड़के की नज़र जब उस लड़की पर पड़ी तो वो उस लड़की को देखता ही रह गया, मानो उसमें वो खो सा गया हो। वो लड़की दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उसके लंबे सुनहरे बाल, बड़ी बड़ी पलकें, गोरा रंग, चेहरे पर मासूमियत थी। उसकी हाइट लगभग 5 फुट 3 इंच होगी। वो लड़की अपने हाथ जोड़कर उस लड़के से मदद मांगने लगती है और सुबकते हुए, रोते हुए उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। वो लड़का जो अभी काफी ज्यादा हैंडसम था, वो उस लड़की के बिना बोले ही उसकी सारी बातें समझ गया था। तभी वहां पर 4 से 5 आदमी भागते हुए उसके पीछे आए और ये देखकर उस लड़की ने घबराते हुए उस लड़के की बाजू को कसकर पकड़ लिया। वो लड़की इस वक्त बहुत ही ज्यादा डरी हुई लग रही थी। तभी उन आदमियों में से एक आदमी धीरे से आगे आकर बोलता है, ए लड़के, ज्यादा हीरो मत बन, लड़की को इधर ला। उस लड़के ने उन आदमियों को देखकर गुस्से में कहा, अगर तुम में से किसी ने भी इस लड़की को हाथ भी लगाया ना, तो इसका अंजाम तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ेगा। इसीलिए इसके पास आने की हिम्मत भी मत करना। तो लड़के की बात सुनकर उनमें से एक आदमी आगे आया और उसने लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए उसे घूरते हुए देखा, पर वो आदमी उस लड़की को अभी छू पाता उससे पहले ही उस लड़के ने उस आदमी के मुंह पर एक जोरदार पंच मारा, जिससे वो सीधा जमीन पर जाकर गिरा। तो ये देखते ही देखते उस लड़के ने अभी पांचों आदमियों को पल भर में ही धूल चटा दी थी और मुक्के मार मार के उनका बेहाल कर दिया। उस लड़के के हाथ मार खाने के बाद वो सभी आदमी जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। तभी वो लड़का उस लड़की के पास आया और फिर उससे बोला कि डरो मत, और ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ पर है और ये तुम्हारा ऐसे पीछा क्यों कर रहे थे, तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की अभी कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही वहां पर एक कार आकर रुकी और गाड़ी में से एक 70 साल की बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। फिर वो औरत गाड़ी से उतर कर लड़की के पास आते हुए बोली, बेटा, बेटा किट्टू, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए। चलो घर चलते हैं। तभी बूढ़ी औरत की नज़र वहाँ पर जमीन पर पड़े उन आदमियों पर गई। उन्हें देखकर वो समझ गई थी कि यहाँ पर कुछ तो ज़रूर हुआ होगा। बूढ़ी औरत ने लड़के की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा कि बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी किट्टू को बचा लिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर उसने किट्टू का हाथ पकड़ा और सीधा उसे ले जाकर गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी भी वहां से जा चुकी थी और वो लड़का अभी उन्हें जाता हुआ देख रहा था। इधर किट्टू, जो काफी ज्यादा रो रही थी, उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था उन आदमियों से जो अभी उसका पीछा कर रहे थे। तभी कुछ दिनों के बाद राठौर हाउस में आज सोमनाथ राठौर की बेटी देखने के लिए लोग आ रहे थे। सोमनाथ राठौर राजस्थान के एक जाने माने हस्ती थे, जिनके पास रुतबे के साथ साथ बेशुमार दौलत और ताकत भी थी। सोमनाथ ठाकुर की उम्र करीब 50 साल की होगी। वो देखने में अभी हट्टे कट्टे इंसान थे, तो वहीं उनके चेहरे पर अभी घमंड और आंखों में दौलत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। सोमनाथ राठौर ने अपनी पत्नी शांता की तरफ देखकर कहा, अगर अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो जाओ, किट्टू को ऐसे तैयार करो कि रुद्राक्ष प्रताप सिंह उसे देखते ही पसंद कर ले। सोमनाथ राठौड़ के गुस्से से अभी सब कोई डरता था, तो घर में किसी को भी उनके सामने ना कहने की हिम्मत भी नहीं होती थी। उनकी पत्नी भी उनके गुस्से को जानती थी, इसीलिए उन्होंने जवाब में अभी कुछ भी नहीं कहा और सीधा चुपचाप से किट्टू के कमरे में चली गई उसे तैयार करने के लिए। कमरे में जाकर शांता ने उस बूढ़ी औरत को देखकर कहा, माई, इसे जल्दी से तैयार करो, रुद्राक्ष प्रताप सिंह आते ही होंगे और ऐसे तैयार करना कि वो इसे देखते ही पसंद कर ले। तो माई ने कहा कि बहू रानी, प्लीज, ये तो अभी बहुत छोटी है,
अभी तो ये 18 साल की भी नहीं हुई है और इस बच्ची पर कुछ तो तरस खाओ। अभी इसकी उम्र ही क्या है? इसकी उम्र अभी घर गृहस्थी संभालने के लिए नहीं है। तो शांता ने गुस्से में कहा कि अब घर की नौकरानी मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो माई ने फिर भी हिम्मत करते हुए फिर से कहा कि बहू रानी, रुद्राक्ष प्रताप सिंह का गुस्सा तो राजस्थान में अभी सब कोई जानता है। वो तो इससे 7 साल बड़े भी हैं, फिर भी ये मासूम सी बच्ची उनके गुस्से का सामना कैसे कर पाएगी? किट्टू पर थोड़ा सा तो तरस खाइए और आप तो इसकी हालत अच्छे से जानती है ना। तो शांता को अब माई की बातों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने उन्हें घूरते हुए अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है जो तुम मुझे इतनी ज्यादा बकवास सुना रही हो? जो तुमसे कह रही हूँ वो जल्दी से करो, किट्टू को तैयार करो और अगर रुद्राक्ष को ये पसंद नहीं आई ना तो आज से तुम्हारी नौकरी का आखिरी दिन होगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना। किट्टू माई और शांता की बातें सुनकर एक जगह खड़ी होकर रो रही थी, पर जब उसने ये सुना तो माई की तरफ ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अब माई भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो जानती थी वो नहीं रुकने वाली। माई ने किट्टू को बहुत अच्छे से तैयार किया तो किट्टू अभी इतनी सुंदर लग रही थी कि रुद्राक्ष ही क्या कोई भी उसे देख लेता तो बस एक बार में ही पसंद कर लेता। माई ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, किट्टू बेटा रोते नहीं है, शादी तो सबको ही करनी होती है और एक ना एक दिन तो सब शादी करते ही है तुम्हारी। तो रुद्राक्ष से शादी करनी है तो कर लो और वो तुम्हें राजकुमारी की तरह ही रखेगा, तुम्हें बहुत प्यार करेगा। तो चलो अब हंसकर दिखाओ मुझे। इतना कहकर किट्टू ने भी उनकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। माई ने कमरे से बाहर जाते हुए उसे देखा और सीधा हॉल में वही लड़का अभी बैठा हुआ था जिसने किट्टू को उन गुंडों से बचाया हुआ था। ये देखकर माई खुश हो गई और उन्होंने किट्टू को आकर कहा, अरे रुद्राक्ष तो वही है जिससे हम दोनों मिले थे और जिसने तुम्हें बचाया था। तो किट्टू ने कुछ भी नहीं कहा और बस थोड़ा सा मुस्कुराई और बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। तो रुद्राक्ष प्रताप सिंह की हाइट लगभग अभी 6 फुट 1 इंच थी। रंग गोरा था, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी थी, काली आंखें और 3 पीस सूट में रुद्राक्ष किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। रुद्राक्ष को देखकर लगता नहीं था कि उसको गुस्सा भी आता होगा, लेकिन रुद्राक्ष के अंदर अभी तो बदले की आग ही चल रही थी। इसीलिए उसने राठौड़ की बेटी से शादी करने का फैसला किया था। रुद्राक्ष अपने दादा दादी, छोटी बहन नव्या और अपने छोटे भाई शुभ के साथ किट्टू को देखने के लिए आया था। नव्या और शुभ दोनों ही जुड़वा भाई बहन थे और दोनों की ही उम्र लगभग 21 साल थी। नव्या भी बहुत सुंदर थी, उसके अंदर अपनी माँ संध्या की छवि नजर आती थी। तो वहीं शुभ तो रुद्राक्ष की ही परछाई लगता था। शुभ और रुद्राक्ष से छोटा ही था, लेकिन उसमें उसकी हल्की सी नज़र जरूर आ जाती थी। सोमनाथ के बुलाने पर अभी किट्टू बाहर हॉल में चली आती है तो वहीं किट्टू को बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी, इसीलिए उसने अपनी आंखें नीचे की हुई थी। तो किट्टू ने आज बेबी पिंक कलर का फ्रॉक सूट पहन रखा था जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। रुद्राक्ष अपने दादा दादी, छोटी बहन नव्या और अपने छोटे भाई शुभ के साथ किट्टू को देखने आया था। नव्या और शुभ दोनों ही जुड़वा भाई बहन थे और दोनों की ही उम्र लगभग 21 साल थी। दोनों की हरकतें बिल्कुल सेम थी, दोनों ही एक जैसे ही काम किया करते थे और वो दोनों ही रुद्राक्ष की तरह ही लगते थे। उन दोनों की एक जैसी हरकतें रुद्राक्ष को बहुत पसंद आया करती थी, लेकिन उसमें उसकी झलक जरूर नजर आती थी। तभी सोमनाथ के बुलाने पर किट्टू भी बाहर हॉल में आ जाती है। तो वहीं किट्टू को अभी बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी, अचानक से उसकी शादी तय होना और फिर रुद्राक्ष का गुस्सा जानकर, इसीलिए उसने अपनी आंखें नीचे की हुई थी। किट्टू ने आज बेबी पिंक कलर का फ्रॉक पहना था जो उस पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो माई के कहने पर अभी किट्टू जाकर सीधा रुद्राक्ष की दादी के पास बैठ गई। तो दादी ने अभी किट्टू की तरफ देखकर हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर उस लड़की को पसंद करते हुए कहा, हमें तो ये बहुत पसंद है, अब हमारे रुद्राक्ष की शादी इसी से होगी। ये लड़की तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। रुद्राक्ष ने भी किट्टू की तरफ देखा तो वो समझ गया कि ये तो वही लड़की है जो कुछ दिनों पहले ही अभी उससे टकराई थी। तो रुद्राक्ष तो किट्टू को देखता ही रह गया। किट्टू बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी।
किट्टू रुद्राक्ष का गुस्सा और उसका घमंड उसके दिल में किट्टू के लिए और भी जगह नहीं बना पा रहा था। तो दादी ने अभी किट्टू को अपनाने की रस्में शुरू की थी। उन्होंने किट्टू को अभी कुछ मिठाई के डिब्बे दिए, फल और कुछ ज्वेलरी बॉक्स को पैसे देकर कहा कि आज से तुम्हारी बेटी हमारी हुई सोमनाथ, हमें ये बहुत पसंद है। तभी दादी जी बोले कि सोमनाथ, पिछली बातों को भूल जाओ और हम आज से एक नई शुरुआत करते हैं। तुम्हारी बेटी को हम आज से राजकुमारी बनाकर रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि तुम भी अब इस रिश्ते को ईमानदारी से ही निभाओगे। तो हमारे रुद्र तो तुम्हारी बेटी को पसंद कर ही लेगा, इसीलिए हम तुम्हारे घर में अभी खड़े हैं, वरना तुम भी जानते हो कि इस चौखट पर आना हम कभी भी पसंद नहीं करते। वो तो हमारे रुद्राक्ष को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई। सोमनाथ ने नकली हंसी हंसते हुए कहा, अरे दिग्विजय जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं पुरानी बातों को तो कब का भूल चुका हूँ। अब तो मेरे रुद्र के बीच में बिजनेस रिलेशन भी है। तो दादाजी बोले कि हाँ हाँ हाँ, वो तो ठीक है, फिर भी शादी का मुहूर्त जल्द ही निकलवा लो। हम जल्द से जल्द अपनी बहू को अपने घर लाना चाहते हैं, क्योंकि अब हम इतनी प्यारी सी बच्ची खुद को दूर नहीं कर सकते। और इसी के साथ अपनाने की सारी रस्में भी खत्म हो गई। रुद्राक्ष ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी कोई भी भाव नहीं थे। उसने मन ही मन कहा, सोमनाथ राठौड़, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि दर्द क्या होता है। जो तुमने मेरे साथ किया ना, उसका बदला लूंगा। मैं तुम्हारी बेटी का इतना बुरा हाल करूंगा, इतना तड़पाऊंगा कि वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। और फिर वो खुद आकर तुमसे ये कहेगी कि मुझे मार दो पापा। तो वहीं सोमनाथ जी ने अभी रुद्राक्ष की तरफ देखकर मन ही मन कहा कि तुम मुझे शय देने आए थे ना रुद्राक्ष, पर मैंने तो तुम्हें ही मात दे दी। अब रस्में खत्म होने के बाद रुद्राक्ष अपने भाई बहन और दादा दादी के साथ राठौड़ हाउस जा ही रहा था कि तभी वो एक नौकर से टकरा गया, जिसकी वजह से उसे अभी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। तभी रुद्राक्ष ने बहुत ही गुस्से से उस नौकर को डांट दिया और फिर जाते जाते किट्टू को देखते हुए अपनी आंखों पर गॉगल्स चढ़ा लिए। उसे देखकर ये लग रहा था कि वो काफी गुस्से में है। फिर एक स्माइल करते हुए अपने मन में ही कहता है, आदत डाल लो किट्टू, तुम्हें इस गुस्से को अब रोज ही झेलना पड़ेगा और तुम्हें ये तब तक झेलना होगा जब तक तुम टूट कर बिखर नहीं जाती। तो वहीं ये सब देख कर किट्टू अभी अंदर तक डर गई थी। वो भागते हुए माई के पास गई और फिर उनके गले लगकर रोने लगी। माई ने किट्टू को समझाते हुए कहा, बेटा कोई बात नहीं, पति तो अपनी पत्नी पर बिना बात का गुस्सा नहीं करता है ना। और मैं जानती हूँ कि मेरी किट्टू कभी भी कोई गलती कर ही नहीं सकती। तो तू रो क्यों रही है बेटा? रो मत, तुझे बहुत प्यार करेगा रुद्राक्ष। मेरी राजकुमारी के लिए रुद्राक्ष एक राजकुमार की तरह ही है। तो तू चुप हो जा और मेरी बच्ची, अब रोने की जरूरत नहीं है। अब तेरे रोने के दिन खत्म हो रहे हैं और देखते ही देखते अब शादी का दिन भी नजदीक आ ही गया था। किट्टू के हाथों में अभी रुद्राक्ष के नाम की मेहंदी लगी हुई थी। किट्टू अंदर से तो खुश थी, पर उतना ज्यादा वो दिखावा नहीं कर रही थी। उस मेहंदी का रंग किट्टू के हाथ पर खूब चढ़ा था। माई ने किट्टू के हाथ देखकर कहा, देखना बेटी, कितना गहरा रंग आया है, रुद्राक्ष तुम्हें बहुत प्यार करेगा। तभी किट्टू के दिमाग में फिर से वही ख्याल आया जब रुद्राक्ष ने बहुत गुस्से से उस नौकर को डांट दिया था और फिर जाते जाते किट्टू को देखते हुए अपनी आंखों पर गॉगल्स चढ़ाए थे, जो कि काफी गुस्से में लग रहा था। एक बार फिर से वो स्माइल करते हुए जब मन ही मन कह रहा था कि आदत डाल लो, तो किट्टू इस गुस्से को समझ गई थी और वो जान गई थी कि रुद्राक्ष सच में बहुत ही ज्यादा गुस्सैल है और वो अब टूट कर बिखरने ही वाली है। तो वहीं ये सब कुछ देखकर किट्टू अब अंदर तक डर गई थी। फिर से वो ये सब सोचकर माई के पास आई और फिर उनसे गले लगकर रोने लगती है। तभी फिर माई ने फिर से उसे समझाया, किट्टू को समझाते हुए कहा, बेटा कोई भी ऐसे रोता नहीं है अपनी शादी वाले दिन। तुम तो जानती हो ना कि मेरी बेटी, मेरी किट्टू कभी कोई गलती नहीं करेगी। तो अब तू रो मत बेटा, मेरा बेटा रुद्राक्ष तुझे राजकुमारी की तरह ही रखेगा, क्योंकि मैं अपने बेटे की तरह रुद्राक्ष को मानती हूँ। तो चुप हो जा मेरी बच्ची, अब तो तेरे रोने के दिन नहीं, हंसने के दिन है। तभी देखते ही देखते अब शादी का दिन भी नजदीक आ ही गया था।
किट्टू के हाथों में रुद्राक्ष की मेहंदी जो लगी थी वो काफ़ी ज़्यादा गहरे रंग के साथ रच चुकी थी और उसका रंग इतना ज़्यादा चढ़ा था कि सभी लड़कियां देखकर किट्टू से जल रही थी। तभी माई ने किट्टू के हाथ को देखकर कहा, देखना बेटी कितना गहरा रंग आया है, तो इस पर अब ध्यान दे, क्योंकि ये रंग तभी आता है जब पति प्यार करने वाला होता है। ये सुनकर किट्टू एकदम से शर्माने लगी थी। इधर शादी का दिन आ गया था। किट्टू अभी लाल रंग के लहंगे में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। रुद्राक्ष भी अभी वाइट कलर की शेरवानी में एकदम से राजकुमार की तरह लग रहा था। किट्टू जब मंडप में आई तो रुद्राक्ष की नज़र अभी उस पर गई। रुद्राक्ष के दिल में न जाने क्यों अभी किट्टू के लिए प्यार वाली फीलिंग्स आने लगी थी। मुड़ना चाहते हुए भी किट्टू को देखकर रोमांटिक हो रहा था, लेकिन उसने उन फीलिंग्स को जल्द ही वहीं पर दबा लिया और कुछ ही देर बाद दोनों ने 7 फेरे लेने लगे। रुद्राक्ष ने फेरे लेते हुए गुस्से में अपने मन ही मन कहा, राजकुमारी कात्यायनी और सबकी प्यारी किट्टू, मैं तुम्हें कभी भी अपनी पत्नी नहीं मानूंगा और ना ही तुम्हें पत्नी का कोई भी दर्जा दूंगा। तुम बस यह शादी 1 हफ्ते में ही निभा लो और फिर बहुत ही जल्द मेरी ज़िंदगी से चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम 1 ही हफ्ते में मुझसे डिवोर्स मांगोगी। तो वहीं कात्यायनी ने मन ही मन कहा कि मैं अग्नि को साक्षी मानकर कहती हूँ कि मैं हमेशा से रुद्राक्ष को अपना पति मानूंगी और हमेशा ही इनके साथ रहूंगी और इनके अनुसार ही चलूंगी। जो भी ये कहेंगे वो सारी चीज़ें करूंगी। शादी में अभी रुद्राक्ष का दोस्त निहाल भी आया हुआ था। निहाल और रुद्राक्ष बचपन के ही दोस्त थे। रुद्राक्ष हमेशा ही निहाल की बात सुना करता था। अगर वो कभी गुस्सा भी हो जाता था तो रुद्राक्ष गुस्से में भी उसे गुस्सा दिला देता था। तो निहाल के अलावा भी किसी और की बात वो नहीं सुनता था, ना ही उसके कानों में जाती थी। तो रुद्राक्ष निहाल को अपना बहुत ही अच्छा दोस्त मानता था और फिर निहाल भी रुद्राक्ष को अपना भाई जैसा ही मानता था। निहाल रुद्राक्ष के लिए कुछ भी कर सकता था, तो वो दोनों ही अभी बिजनेस पार्टनर के साथ साथ दोस्त भी बने हुए थे। दोनों का बचपन का साथ ही बिताना सबसे अच्छी बात थी। निहाल बचपन से ही प्रताप हाउस में ही रहता था। फिर जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपना बिजनेस रुद्र के साथ ही सेटअप कर लिया और वो खुद के लिए भी अपने विला में शिफ्ट हो गया। निहाल ने जब कात्यायनी को देखा तो अपने मन ही मन में कहा कि ये प्यारी और छोटी सी बच्ची इस रुद्राक्ष को कैसे संभालेगी। इसका गुस्सा तो मैं भी नहीं संभाल पाता हूँ, तो ये लड़की कैसे संभाल पाएगी। भगवान ही जाने अब क्या होगा इस लड़की का। और ऊपर से देखकर ये भी लगता है कि भगवान इस लड़की का ध्यान ही रखना, क्योंकि ये मासूम सी बच्ची ज़्यादा बोलना भी नहीं जानती है। ऐसा ना हो कि रुद्र के गुस्से की आग में ये लड़की जल ही जाए। रुद्राक्ष और कात्यायनी की शादी हो चुकी थी। तभी सोमनाथ राठौड़ रुद्राक्ष के पास कुछ पेपर्स लेकर आते हैं। सोमनाथ ने बड़े ही प्यार से कहा, जमाई सा, आपकी और मेरी बेटी की शादी हो गई है, तो अब इन पेपर्स पर भी साइन करने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो सोमनाथ ने जब रुद्र से वो पेपर्स पर साइन करने के लिए कहा तो रुद्र ने भी एक डेविल स्माइल करते हुए सोमनाथ की तरफ देखकर कहा कि हाँ ससुर जी, अब तो मैं आपका जमाई ही बन गया हूँ ना, तो अब तो घर आना जाना भी लगा ही रहेगा। तो फिर इन पेपर्स पे भी मैं बाद में ही साइन कर दूंगा। अभी विदाई तो कर लेते हैं ना, क्योंकि अभी मेरी शादी हो रही है और इन पेपर्स को मैं इग्नोर ही करना चाहता हूँ। ये सुनकर सोमनाथ राठौड़ दांत पीस कर रह गए, क्योंकि रुद्र उन पेपर पर अभी भी साइन करने के लिए तैयार नहीं था। रुद्र और राठौड़ की कंपनी ने मिलकर एक साथ एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था। राठौड़ जल्द से जल्द वे कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन रुद्र अभी उसे बार बार टाल रहा था, जिसकी वजह से राठौड़ की कंपनी को अभी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। लेकिन रुद्र की कंपनी को अभी कोई खास नुकसान नहीं हो रहा था, इसीलिए रुद्र उस पेपर को अभी साइन नहीं करना चाहता था। उसे पूरा करने में वो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहा था। उस कॉन्ट्रैक्ट के चलते ही रुद्र ने सोमनाथ राठौड़ से उसकी बेटी का हाथ मांगा था और अब शादी होने के बाद भी वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए तैयार नहीं था।
जब तक रुद्र के साइन नहीं होंगे तब तक वे कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट ही नहीं किया जा सकता था। तो वही कॉन्ट्रैक्ट जितना लेट होगा तो राठौड़ की कंपनी को उतना ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। ये चीज़ सोमनाथ अच्छे से जानता था, इसीलिए उसने किट्टू की शादी उससे करी थी। विदाई के समय सबकी आंखें अभी नम हो चुकी थी, तो वहीं किट्टू और माई एक दूसरे के गले लगकर रो रही थी। तभी रुद्र की दादी ने माई की तरफ देखकर कहा कि आप परेशान मत होइए, हम किट्टू को बहुत प्यार करेंगे, उसे मायके की कमी कभी भी महसूस नहीं होने देंगे। ये कहकर दादी ने किट्टू और रुद्र को लेकर विदा लिया और फिर किट्टू एक फूलों से सजी हुई कार में बैठ जाती है और उसके साथ ही रुद्र भी आकर बैठ गया। किट्टू अभी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो वहीं अभी रुद्र, जिसको अभी जैसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो, वो बिल्कुल शांत कार में बैठा हुआ था। थोड़ी देर के बाद ही गाड़ी भी वहां से चली गई और रुद्र ने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी रोको। ड्राइवर ने गाड़ी रुकी तो रुद्र गाड़ी से उतर गया और उसने ड्राइवर से चाबी लेकर कहा कि तुम घर जाओ, गाड़ी मैं खुद ही ड्राइव करूंगा। फिर रुद्र ड्राइवर की सीट पर आकर बैठ गया और फिर पीछे देखकर किट्टू को बोलता है कि आगे आकर बैठो। तो किट्टू अभी चुपचाप बिना कुछ कहे आकर सीधा बाहर से निकलती है और आगे आकर बैठ गई। तो रुद्र ने अभी गाड़ी स्टार्ट करी और गाड़ी अब काफ़ी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। तभी रुद्र ने अपना फ़ोन निकाल कर दादी को कॉल करते हुए कहा कि दादी, अभी मैं फार्म हाउस जा रहा हूँ और वहीं से ऑफिस के लिए चला जाऊँगा, तो आप मुझे और किट्टू को लेकर ज़्यादा परेशान मत होना। आप लोग घर जाइए, हम कल तक घर आ जाएंगे। आज हम फार्म हाउस में जाना चाहते हैं। तो दादी अभी थोड़ा हैरान होते हुए बोलती हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी तो बहुत सारी रस्में बाकी है ना, और तुम कात्यानी को लेकर फार्म हाउस पर जा रहे हो। तुम अभी के अभी वापस घर आओ। समझे रुद्र, हमने तुम्हारी जिद पर उस सोमनाथ के घर पर रिश्ता किया है, इसीलिए तुम अब अपनी मनमानी मत करो, चुपचाप से जल्दी से घर चले आओ। तो रुद्र बोलता है कि दादी, मुझे किट्टू के साथ अभी अकेले में कुछ टाइम बिताना है, तो प्लीज़, इसीलिए हम फार्म हाउस जा रहे हैं। दादी, मैं जल्द ही आ जाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा। तो दादी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रुद्र को क्या हो गया था, लेकिन दादी को पता था कि रुद्र बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और अगर वो उससे कुछ भी पूछेगी तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। तभी वो सोच रही थी कि बस किट्टू कुछ भी रुद्र से ना बोले, वो फिर गुस्से में किट्टू के साथ कुछ गलत ना कर दे। ये सोचकर दादी ने रुद्र से बहुत ही प्यार से कहा कि ठीक है बेटा, तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं, लेकिन वहाँ उस बच्ची को, मासूम सी बच्ची पर गुस्सा बिल्कुल भी मत होना और उससे प्यार से ही बात करना। तू समझ रहा है ना रुद्र? तो रुद्र ने भी गुस्से में अपने मन में ही कहा, दादी, इस मासूम सी बच्ची के करीब जाने से तो मुझे कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं है। बस एक हफ्ता और उसके बाद ये अपने बाप के घर वापस चली जाएगी। तो रुद्र को अभी चुप देखकर दादी ने फिर से कहा, रुद्र, जो मैंने कहा है उन शब्दों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। तू मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? मैंने जो कहा है तुझे बस वही करना है। अगर तूने कुछ भी गलत किया ना तो तू जानता है मेरा गुस्सा। तो रुद्र बोलता है कि हाँ हाँ दादी, ठीक है, मैं समझ गया हूँ, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ ना, तो बस अब मैं फ़ोन रखता हूँ। तो वहीं दादी को अब किट्टू की काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। फिर दादी अपने मन ही मन बोली, आखिर रुद्र चाहता क्या है? हे महादेव, मेरी किट्टू और रुद्र को हमेशा खुश रखना और किट्टू को हमेशा हिम्मत देना कि वो मेरे रुद्र के गुस्से को संभाल सके, क्योंकि वो मासूम सी बच्ची अभी इतने गुस्से को नहीं संभाल पाएगी। दादी अपने ही ख्यालों में गुम थी। तभी दिग्विजय जी सिंह सोफे पर बैठते हुए बोलते हैं, क्या हुआ चंद्रकला, अपने पोते को फोन पर डांट कर क्यों रो रही हो? दादी ने हल्के गुस्से में कहा, आपका तो वो नालायक पोता किट्टू को लेकर फार्म हाउस चला गया है। दादाजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तो क्या हुआ चंद्रकला, नई नई शादी हुई है, साथ में समय बिताएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। तभी दादी ने अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखकर दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, संजय के पिताजी, मुझे पागल मत बनाइए आप, समझे? जैसे आप हैं वैसे ही आपका पोता है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि रुद्र ने उस बच्ची से शादी क्यों की है, और रुद्र ने सभी से झूठ बोला है कि वो उस किट्टू से प्यार
करता है और उसे किट्टू से प्यार हो गया है। वो लड़की अभी 18 साल की है और ये गधा 25 साल का, और फिर भी वो मिला कहाँ किट्टू से, और वो कब मिला, कैसे जानता है, क्योंकि वो तो सीधा ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर। मैं जानती हूँ ये सब कुछ झूठ है। हम कभी उस सोमनाथ के घर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन इसकी वजह से हमें जाना पड़ा ना। दादाजी बोलते हैं कि मैं भी जानता हूँ, लेकिन किट्टू से अच्छी लड़की रुद्र को अभी मिल ही नहीं सकती थी। हो ना हो, रुद्र के दिल में प्यार का एहसास हमारी किट्टू ही जगाएगी। हमें पूरा यकीन है कि किट्टू के लिए रुद्र बदल जाएगा। करीब 2 घंटे बाद गाड़ी चलने के थोड़ी देर बाद ही रुकती है एक बड़े फार्म हाउस के सामने आकर। तभी एक वॉचमैन ने आकर गेट को खोला और फिर रुद्र ने फार्म हाउस के अंदर अपनी गाड़ी को एंटर किया। रुद्र किट्टू को गाड़ी से उतार कर सीधा फार्म हाउस के अंदर लेकर आ गया। तो वो फार्म हाउस अभी बहुत ज़्यादा गंदा था, जैसे बहुत दिनों से सफाई की ही ना गई हो और वहाँ पे किसी का आना जाना भी ना हो। तभी रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा कि मैं थक गया हूँ और सोने जा रहा हूँ। जब तक मैं आराम करूँ तब तक तुम पूरा का पूरा घर साफ कर लो, और हाँ, आज से तुम एक अच्छी बीवी की तरह ही घर संभालोगी। अभी मैं जा रहा हूँ, तुम अपना काम शुरू कर दो। ये कहकर रुद्र सीधा वहां से चला गया। तो वहीं ये सारी बातें सुनकर किट्टू की आंखों में अभी आंसू आ गए थे, क्योंकि किट्टू को तो लगा ही नहीं था रुद्र ऐसा भी करेगा। किट्टू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है। तभी किट्टू ने खुद को देखा और फिर पूरे घर को देखा, तो वो अंदर ही अंदर अभी टूट गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर आ गई है और अब वो आगे उसके साथ क्या होने वाला है। ये सब सोचते हुए जब किट्टू ने अपनी आंखें बंद की तो उसे माई का चेहरा नजर आया और उनकी कही हुई हर एक बात याद आई। बेटा, जब तुम ससुराल जाओगी ना तो वहाँ सब तुम्हारा स्वागत करेंगे, सब तुम्हें प्यार करेंगे और तुम्हें बहुत सारे उपहार देंगे। रुद्र तुम्हें मुंह दिखाई देगा और फिर तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। वहां तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं होगी। 10-10 नौकर काम करते हुए तुम्हें नजर आएंगे। रुद्र के घर में बहुत सारी आराम मिलेगी तुम्हें। तुम वहां राजकुमारी बनकर रहोगी। किट्टू आंखें बंद करके माई के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, किट्टू किट्टू। तो किट्टू ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो अभी सामने रुद्र खड़ा हुआ था। रुद्र पहले तो किट्टू से आराम से बात कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि किट्टू अपने ही ख्यालों में अभी गुम है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था और उसने किट्टू के बालों को पकड़कर उसे उठाया और गुस्से में कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम घर का काम करो, और तुम हो कि यहाँ पर बैठकर अपने सपने देख रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ की राजकुमारी हो? सोमनाथ राठौड़ ने कुछ सिखाया नहीं है क्या तुम्हें कि शादी के बाद एक लड़की को घर कैसे संभालना चाहिए? किट्टू ये सब सुनकर अभी सुबक सुबक कर रो रही थी और रुद्र के ऐसे पकड़ने से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन रुद्र को इससे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रुद्र ने आगे कहा कि अगर तुम्हारे मुंह से मैंने कभी भी रोने की आवाज सुनी ना, या तो तुमने कभी मुझसे बहस करने की कोशिश भी की ना, तो तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। वो हाल करूँगा जो तुम खुद से पहचानने से मना करोगी। मेरी बात मानने के अलावा अभी तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए जो कह रहा हूँ वो करो। पूरा घर जल्दी से साफ करो और उसके बाद तुम्हें खाना भी बनाना है। तो चलो उठो और जल्दी से काम स्टार्ट करो। इतना कहकर रुद्र वहाँ से चला गया और किट्टू तो पहले से ही भारी भरकम लहंगे में थी और उसने ज्वेलरी भी पहन रखी थी, तो उसका शरीर अभी उसके भारी लहंगे का भार नहीं संभाल पा रहा था। ऊपर से रुद्र ने उसे काम करने के लिए कह दिया था। किट्टू ने रोते रोते अपनी सारी ज्वेलरीज को उतार कर एक टेबल पर रख दिया। फिर उसने अपने लहंगे की चुनरी को साइड में रखा और अपना काम शुरू कर दिया। किट्टू ने रोते रोते अभी पूरे हॉल की सफाई की और फिर एक एक करके सारे कमरे साफ किए और उसके बाद पूरे घर के पर्दे बेड शीट को निकाल कर सभी को धोने के लिए बाथरूम में रख दिया। ये सब करते करते शाम भी हो गई थी। तो वहीं किट्टू अभी भी काम कर ही रही थी, जिसकी वजह से किट्टू को अभी बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई थी। धूल और मिट्टी से किट्टू का पूरा लहंगा पूरा ब्राउन हो चुका था। रुद्र जब सोकर उठता है तो वो सीधा नीचे हॉल में आया। तो रुद्र ने जब चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई तो देखा पूरा का पूरा घर एकदम साफ हो चुका था।
शीशे की तरह चमक रहा था, जिसे देखकर रुद्र की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसे अभी किट्टू कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। क्या सच में इस शादी की उम्र बस एक हफ्ते की ही है? क्या रुद्र किट्टू का मासूमी सा प्यार पा पाएगा? क्या ये अनचाही शादी चल पाएगी और क्या किट्टू रुद्र के दिल में अपने लिए जगह बना पाएगी? तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। कहानी कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।